कि वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। यानी ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें वैज्ञानिक विधि का चरण कौन सा नहीं है। तो पहला है इसके अंदर जिज्ञासा, दूसरा है परीक्षण, तीसरा है सिद्धांत, चौथा है निरीक्षण। तो आप देखेंगे जिज्ञासा भी हमारा पहले नंबर का चरण है, परीक्षण हमारा तृतीय नंबर का चरण है और निरीक्षण हमारा चतुर्थ नंबर का चरण है। सिद्धांत इसके अंदर कहीं नहीं आता है। तो वैज्ञानिक विधि के बाद जब हम सब कर लेते हैं तब सिद्धांत का जन्म होता है। तो इसलिए सिद्धांत जो है हमारा है इसके अंदर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ओजोन परत में छिद्र किस कारण होता है। तो यह वायु प्रदूषण के कारण होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर हमने रखा है ताकि छूटे ना। ओजोन परत के जो क्षरण है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs बोलते हैं इन्हें, और ये कहाँ प्रयुक्त होती हैं, फ्रिज और AC में। तो क्वेश्चन इसमें किसी भी प्रकार से बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है वह है यूरिया के अत्यधिक उपयोग से जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण होता है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। पहला ऑप्शन जल प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन मृदा प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन आ सकता है 1 और B यानी बोथ, और चौथा ऑप्शन आ सकता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि यूरिया के अत्यधिक उपयोग से दोनों प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषित भी होता है और मृदा भी प्रदूषित होती है। फिर अगला चलते हैं, दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है। एडुसैट, इसकी फुल फॉर्म है एजुकेशनल सैटेलाइट्स को ध्यान रखना है। एजुकेशन सैटेलाइट नहीं है, एजुकेशनल सैटेलाइट है। आगे चलते हैं, यहाँ हमारे पास एक सारणी है। ये जो टेबल है आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दे रखा है एक तरफ प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक और दूसरी तरफ दे रखा है उनका योगदान। तो इसको भी आपको याद कर लेना होगा। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक के अंदर हमने जो पहला नाम रखा है वो रखा है चरक्का। इनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, इन्होंने जड़ी बूटियों के औषधीय गुण द्वारा रोगों के उपचार की विधि का योगदान दिया है। यानी जो जड़ी बूटी हैं उनके जो औषधीय गुण हैं उनके द्वारा जो रोगों का उपचार होता है उसके जनक या उसका माना जाता है कि कौन से ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उसमें अपना योगदान दिया है। तो चरक ने दिया है। सुश्रुत को किस चीज़ का जनक माना जाता है, शल्य चिकित्सा का माना जाता है। यानी शल्य चिकित्सा के अंदर इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है पाई की खोज किसने की है, वो आर्यभट्ट ने की है, सबको पता है। पाई की वैल्यू भी आप हमें कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है और कितने प्लेस तक होती है। साथ में एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा होगा जिसे श्रीधराचार्य समीकरण बोलते हैं। ये किस लिए था, वर्ग समीकरण का हल करने के लिए था। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब हमारे पास आ रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान। यानी जो भारतीय वैज्ञानिक है हमारे, उनका क्या योगदान है इस संबंध में। तो इनको एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ आएगा। देख लेते हैं। पहला जो है वो है जगदीश चंद्र बोस। इनका योगदान किस लिए था, पौधों की संवेदनशीलता के बारे में इन्होंने बताया था। CV रमन, इनके बारे में आपको पता ही होगा, रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी, रमन प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन इसे कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर है S रामानुजन, बहुत जाना पहचाना नाम है मैथ्स के अंदर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संख्या का सिद्धांत दिया था। फिर हमारे पास है सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस। इनको किस लिए जाना जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए और गॉड पार्टिकल के लिए। गॉड पार्टिकल की जो खोज हुई थी वर्तमान में अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले हुई थी, कहाँ हुई थी इसके बारे में आप बता दीजिए। और इसको LHC कहा जाता था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो कहाँ हुआ था ये, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेघनाथ साहा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साहा समीकरण इनके नाम पर है। इन्होंने तापीय आयनीकरण के बारे में खोजें की थी। फिर हमारे पास TR शेषाद्री। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भूतपूर्व योगदान दिया था और मेडिसिनल साइंस यानी औषधि विज्ञान के अंदर भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं होमी जहांगीर भाभा। सबको पता है भाभा एटॉमिक सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु और कॉस्मिक विकिरण के बारे में इन्होंने अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट हमारे पास विक्रम साराभाई है, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया था। इनके नाम पे विक्रम साराभाई सेंटर भी है, स्पेस सेंटर भी है। वो कहाँ पर है इसको आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जाना माना नाम जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सबको पता है इसके बारे में। तो प्रक्षेपण शास्त्र और मिसाइल शास्त्र में इन्होंने अपना योगदान दिया था। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। पर एक नाम जिसको सब छोड़ देते हैं प्रक्षेपण शास्त्र के अंतर्गत ही, वो है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। तो इनका नाम भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अनुवांशिकी कोड की स्थापना की थी। जेनेटिक कोड, DNA कोड की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने बताया था कि जीन से प्रोटीन किस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर।
खगोल विज्ञान के बारे में इन्होंने अपना योगदान दिया था। ये आपको याद कर लेना होगा, स्मरण करना होगा। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार रुककर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्रैश हो गया था, तो ये अंतरिक्ष विज्ञान के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चन इनकी खोज के रूप में आ सकते हैं कि अब पूछ लिया जाएगा कि ये जो है जैसे आनुवंशिकी कोड की स्थापना को लेकर किस भारतीय वैज्ञानिक का योगदान था, 4 ऑप्शन आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमने एक प्रश्न बनाने की प्रयास किया है, कोशिश की है। भारतीय वैज्ञानिक हैं एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, हरगोविंद खुराना। तो नाम से पता चल जा रहा है हरगोविंद खुराना है। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं विदेशी वैज्ञानिकों पर। भारतीय वैज्ञानिक आपने देख लिया, विदेशी वैज्ञानिकों पर आ जाते हैं। पहला हमारे पास है एडवर्ड जेनर, रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन। आपने देखा होगा हमारे भारत के अंदर भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के नाम से कोविड-19 की वैक्सीन बनी हैं। तो एडवर्ड जेनर जो है इनको रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का जनक माना जाता है। इन्होंने उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। एंटीबायोटिक है, ये आज भी बहुत यूज़ होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इस तरीके से मैडम मैरी क्यूरी, इनका योगदान था रेडियम में और पोलोनियम में। तो क्यूरी के नाम से हॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है, अच्छी मूवी, आप देख लीजिएगा जब भी फुर्सत हो, जब यूपीजेएस आप निकाल लें एग्जाम तब देख लीजिएगा। जोक्स अपार्ट। गैलीलियो गैलीली, इनका योगदान किस चीज़ को लेकर, इनका योगदान है दूरबीन को लेकर। थॉमस एल्वा एडिसन, इनसे आप मोटिवेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया था, विद्युत बल्ब की तो खोज की थी, साथ में ग्रामोफोन। बहुत कम लोगों को पता है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने ही ग्रामोफोन की भी खोज की है। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्कोनी पर। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी, ये तो बचपन से ही आप याद करते आ रहे होंगे। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास आ जाता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपको पता ही होगा बेल, बेल से ध्यान रख लीजिएगा, टेलीफोन, इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। न्यूटन ने बहुत सारी खोजें की हैं। न्यूटन की वजह से ही आज फिजिक्स के अंदर हम इतना आगे पहुंच पाए हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने दिया था, वह गति के सिद्धांत भी इन्होंने ही दिए थे। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो भी न्यूटन ने दिया था। गति के सिद्धांत जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो भी इन्होंने दिए थे। और भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे न्यूटन ने। चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी, पहला कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज के नाम है। इसी के साथ साथ माइकल फैराडे, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए, इन्होंने डायनामो की खोज की थी। आगे चलते हैं, फिर आता है हमारे पास विलियम रॉन्टजेन। ये जो आपकी हड्डी टूट जाती है, आप एक्सरे कराने जाते हैं, तो उसकी खोज किसने की है, विलियम रॉन्टजेन ने की है। इसी तरीके से जॉन लेगी बेयार्ड, इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, टेलीविज़न की। आजकल टेलीविज़न कम देखते हैं लोग, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म चल पड़े हैं, लेकिन टेलीविज़न की जो महत्व है वो भी कम नहीं हुई है। तो जॉन लेगी बेयार्ड, इन्होंने टेलीविज़न की खोज की है। एल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने किस चीज़ की खोज की है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर इनको शायद नोबेल भी मिला था। एल्बर्ट आइंस्टीन जो है इनका नाम है। वोल्टा ने क्या किया है, विद्युत सेल का इन्होंने आविष्कार किया था। वोल्टाइक सेल आपने सुना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑटो हॉर्न, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था, परमाणु बम का इन्होंने आविष्कार किया था। कमेंट करके बताइएगा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, कमेंट ज़रूर करिएगा। जब इस तरह से आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ में और लोगों को भी सीखने को मिलता है, साथ में इंटरेस्ट भी बना रहता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इसरो के बारे में। इसरो आपको बता दें इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा। तो इसके अंदर अब प्रौद्योगिकी, साइंस क्या होती है आपको पता ही है, प्रौद्योगिकी क्या होती है इसके बारे में आपको बता दें कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का जो अनुप्रयोग है, यानी हमारे पास विज्ञान के नियम आ गए, सिद्धांत आ गए। आप बचपन में भी सोचते होंगे कि हम ये नियम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इनका फ़ायदा क्या है। तो इनका जो एप्लीकेशन है, इनका जो अनुप्रयोग है, वही प्रौद्योगिकी कहलाता है, टेक्नोलॉजी वही है। उसके बाद चलते हैं एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। आपसे पूछा जा सकता है कि जो टेक्निक्स हैं वो कहाँ कहाँ काम आती हैं। एक्सरे डिस्कवर कर लिया रॉन्टजेन ने, किसने किया था, विलियम रॉन्टजेन ने किया था। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा कहाँ पे आता है, आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच कौन कर सकता है, फर्स्ट ऑप्शन आता है एक्सरे, सेकंड ऑप्शन आता है अल्ट्रासाउंड, थर्ड ऑप्शन आता है दोनों,
फोर्थ ऑप्शन आता है स्कैनर। तो आपको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड इसको अंदर जो दोनों हैं उसको चुनना होगा। इसी तरीके से शरीर के अंदर के भागों की जांच, दोनों में अंतर है। आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच और शरीर के अंदर के भागों की जांच, इसमें एंडोस्कोप यानी एंडोस्कोपी काम आती है, जिसके अंदर शरीर के अंदर एक कैमरा डाला जाता है छोटा सा नसों के सहारे। स्कैनर से क्या होता है, जैसे एमआरआई है उससे मस्तिष्क की जांच होती है, सीटी स्कैन है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, इनसे मस्तिष्क की जांच होती है। तो इनको आप देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। यदि आप रेगुलरली हमारी वीडियोस को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो निश्चित रूप से आप जो यूपी जे का एग्ज़ाम है इसको पार कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। अब चलते हैं स्टील उत्पादन की तरफ। जो प्रौद्योगिकी है, यानी हमने पता तो लगा लिया कि स्टील बननी कैसे है, लेकिन उसका फ़ायदा, उसके कारखाने लगाए हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। स्टील उत्पादन के कारखाने कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? जमशेदपुर में है, भिलाई में है, दुर्गापुर में है, राउरकेला में है। ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए आप याद रख लीजिएगा। इनके चाहे शॉर्ट फॉर्म से याद रख लीजिए, जैसे जे भ दूरा, तो जब दूरा, ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। जल शक्ति से विद्युत बनाने के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कई जगह पर हैं, लेकिन रिहंद का जो है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि रिहंद के अंदर किस तरह का पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है या स्टील उत्पादन के लिए है या कोयले से विद्युत बनाने के लिए है। तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जो जल शक्ति से विद्युत जहाँ पे बनाई जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब तो आपको पता है ना, जल शक्ति से विद्युत बनाना, इसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। उसके बाद आते हैं आगे। कोयले से विद्युत बनाने की जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के प्लांट्स हैं, एनटीपीसी भी बोलते हैं, वॉर्म्स आते हैं इसके भी भर्ती के लिए। तो ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? ये है ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार। इनको आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हमने नहीं दिए, सेलेक्टिव दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है नाभिकीय ऊर्जा, जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, से विद्युत ऊर्जा उत्पादन यानी एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पर है? तो ट्रॉम्बे, नरोरा, राणा सागर, कल्पकम। इसमें से जो 4 हैं, इसमें से यूपी में कौन से हैं और वो किस जिले में स्थित हैं, आप बता दीजिएगा। नरोरा किस जिले में है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं आगे। पारंपरिक साधनों के अंतर्गत कृषि में सिंचाई हेतु ढेकुली व रहट का प्रयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ढेकुली व रहट क्या चीज़ें हैं? तो वो क्या है? पारंपरिक साधन है, किस चीज़ के? कृषि में सिंचाई हेतु इनका प्रयोग होता था। आज तो ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, बहुत सारी चीज़ें आ गई, स्प्रिंकलर्स, हार्वेस्टर, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कृषि के अंदर, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत होने लगा है। तो ढेकुली व रहट आपको ध्यान रखना है, कृषि में सिंचाई हेतु है। कृषि के क्षेत्र में ही आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हरित क्रांति। हरित आपको पता ही है, पेड़ पौधे हरे होते हैं, तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो आशातीत वृद्धि हुई है, इसको हरित क्रांति कहलाते हैं। तो विभिन्न क्रांतियाँ जो हैं ये भी देख लेते हैं, इससे आपकी जीके की तैयारी भी हो जाए। किस लिए होती है? फसल उत्पादन के लिए होती है। श्वेत क्रांति किस लिए होती है? दूध उत्पादन के लिए होती है। पीली क्रांति किस लिए होती है? तिलहन उत्पादन के लिए होती है। भूरी क्रांति किस लिए होती है? उर्वरक उत्पादन के लिए होती है। और नीली क्रांति, पानी से जुड़ा नीला रंग है, मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी वो क्रांति जो मछली उत्पादन के लिए, उसको नीली क्रांति बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। साथ में इनके कुछ जनक देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं लेंगे। श्वेत क्रांति के जो जनक हैं भारत के अंदर, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। इसी तरीके से जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? MS स्वामीनाथन। इसी तरीके से NCERT द्वारा विज्ञान कार्यक्रम जो टीवी पर चलाया जा रहा है वो कौन सा है? ज्ञान दर्शन है, दूर शिक्षा कार्यक्रम है। इसी तरीके से जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, उसके अंदर दीक्षा कार्यक्रम भी बहुत चलाया जा रहा है, वो भी दूर शिक्षा कार्यक्रम ही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, टेलीफोन लाइन से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि कॉमन सा क्वेश्चन है, बट फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए हमने इसको रख लिया है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पृथ्वी अग्नि त्रिशूल। ये क्या है? ये मिसाइलों के नाम है, ये मूवीज़ के नाम नहीं है। कभी आप ये सोचने लगे कि ये मूवीज़ के नाम है।